नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कौशल के बेलाग लपेट में आज हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिन्हें नारी शक्ति सम्मान मिल चुका है और यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों आपको प्राप्त हुआ था और यह सम्मान 2021 के लिए इन्हें नारी के कार्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा, उनको स्वरोजगार के साथ जोड़ने और कई सारे जो स्वयं सहायता माइक्रो बैंक और तमाम चीज़ों के लिए यह महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। आप राजनांदगांव में निवास करते हैं और हम आज आपसे दक्षिण कौशल के लिए रूबरू होंगे। तो स्वागत है मधुलिका जी और ये शख्सियत है मधुलिका रामटेके जी और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप इस सम्मान तक पहुंचे कैसे। जय भीम, जय जोहार। मैं स्व सहायता समूह के माध्यम से पहुंची हूँ। जी जी। स्व सहायता समूह में जुड़ने के बाद हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 2001 में जब हम लोग स्व सहायता समूह बनाए, उसमें दो ताकत खुल के आए, एक संगठन और एक पैसे की ताकत, और दोनों अगर मिला दे तो एक महा ताकत बन जाता है। हर एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एक संगठन की ताकत काम आया और हमारी आर्थिक जो कमजोरी थी, जो घर में परेशानियां थी, उसको दूर करने के लिए जो पैसा है वो काम आया जी। पहले महीने से ही हमको एक ताकत, संगठन और दोनों को मिला के एक महाताकत बन गया। और ये समूह हर एक महिलाओं के लिए बहुत परेशानी से भरा हुआ था। घर से जब महिलाएं निकली तो उनको घर से बाहर निकलना है, घर में घर परिवार वाले मना कर रहे थे, पास पड़ोस वाले बोल रहे थे कि महिलाएं क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। पर जब बाहर निकली, बैठी, खुल के उनका विचार आया, गांव में साफ सफाई है, सामाजिक बुराइयों की तरफ देखे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता है, टीकाकरण में है, प्रसव, संस्थागत प्रसव में है, मतलब छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना की, पौधारोपण है, बाल विवाह है। तो फिर गांव के सबको लगने भी लगा कि ये बहुत अच्छा काम है, गांव की साफ सफाई है। तो ये गांव से निकल के ब्लॉक, जिला, राज्य और देश तक जो पहुंचा है वो सबके मेहनत का है, संगठन का है, सभी महिलाओं का है जो अपने क्षेत्र में रह के बहुत अच्छा काम की है। सामाजिक बदलाव के साथ साथ आर्थिक भी बहुत बदलाव आया है। आप ये समूह से अपना खुद के पैसे का लेन देन करना, बैंक में खाता है तो कम पड़ने पर बैंक से लोन लेना, अपने जरूरत को पूरा करना, किसानी में कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, कोई का बेटा पढ़ा है, रोजगार में जोड़ रहे तो उनके लिए मेडिकल का है, कोई पंचर का दुकान है, मतलब छोटे छोटे उद्योग से आज बड़े रूप में किए हैं। समूह की ताकत फिर और नजर आने लगा जब सक्रिय महिलाएं थी, वो समूह से समिति में, संघ, कंपनी में जुड़ के अपना बड़े बड़े काम करने लगे, जैविक खेती के ऊपर, डेयरी के ऊपर और अन्य ऐसे छोटे छोटे जो काम है, जो घर में रह के बाल बच्चों को देखते हुए, पढ़ाई को देखते हुए, चाहे बुनकर का काम कहे हैं हम, ऐसे घर में रह के ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधारने में, अपने घर को मजबूती लाने में हम समूह की महिलाओं का अहम भूमिका है। बहुत सुंदर काम की है। आपका जो कामकाज है यहाँ पर जो पद्मश्री प्राप्त फुलबासन यादव के साथ भी है जी, किस प्रकार आप उनके साथ जुड़े और उनके कामकाज में आपकी क्या भागीदारी रही, उसके ऊपर कुछ आप हमारे जी, हमारा दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, हमारा महिला स्वास्थ्य सहायता समूह है, हर गांव में था। जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय हमारे बीच में तत्कालिक माननीय कलेक्टर साहब, माननीय दिनेश श्रीवास्तव सर जी आए थे। माँ बम्लेश्वरी के नाम से हर गांव में एक समूह का अभियान चला और वो अभियान पूरा राजनांदगांव के 1681 गांव में, पूरा गांव से लेके जिला जनपद की पूरी टीम को लगा दिए थे एक अभियान की तरह। और 2004-05 में जब वो उनका ट्रांसफर हो गया, चले गए, उनका सपोर्ट तो जब तक रहा तब तक मिला। उनके जाने के बाद जो हमारा समूह थोड़ा सा बिखराव आने लगा था, तो इसमें 2008 में 16 दिसंबर को
हमारे संस्था है माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति, उसका हम लोग सबको मिल के विचार किए, एक संगठन जो समूह है उसको बड़े रूप देना चाहिए और माँ बमलेश्वरी जनहितकारी समिति का चयन किए। उसमें पद्मश्री फुलवासन यादव जी हैं, वो अध्यक्ष है, संस्थापक अध्यक्ष, और हम संस्थापक सचिव हैं उस फेडरेशन की। और ये मिलके हमारे कोषाध्यक्ष है इंदु साहू जी है, जिसमें सलाहकार हैं राजेश साहू भैया जी है, शिव कुमार देवांगन जी है, और एक हमारे बीच में नीर है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। जो एक मैनेजर होते हुए भी मानिकपुरी सर थे, वो गुरु के रूप में। और माननीय दिनेश श्रीवास्तव सर तब से लेके आज तक भी हमारे फेडरेशन में वो सलाह के रूप में हमको जानकारियां देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये हमारी संस्था है, वो साथ साथ हम लोग चला रहे हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, कई ऐसी परेशानियां रहती हैं, चाहे वो महिलाओं के जो सब महिलाओं को लेके सामाजिक हो चाहे आर्थिक बदलाव के ऊपर है, सब मिलके हमारी संस्था के माध्यम से काम करते हैं। मैं खंगाल रहा था आपके बायोडाटा को, उसमें मुझे बमलेश्वरी बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसा दो नाम देखने को मिला। तो ये दोनों बैंकों के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस प्रकार आप लोगों ने बमलेश्वरी बैंक और ये माइक्रो फाइनेंस बैंक का सृजन किया है? ये बैंक की तरह हमारे समूह है जो काम करते हैं, हम अलग से कोई बैंक नहीं है, पर बैंक समूह का खाता है जो बैंक में है। बैंकों का लेन देन करोड़ों में होता है। ये क्या 2001 से शुरू हुआ? हाँ, 2001 से शुरू हुआ है। भले थोड़ा थोड़ा करके पहले राशि कम थी, अब तो करोड़ों में। कैसे करके आप लोग इकट्ठा करते, मतलब ये बैठक में करते हैं, महीने में या पाक्षिक में या साप्ताहिक में। ये दोनों रूप में चलता है। कभी पहले कितने सारे गांव में होगा ये इस प्रकार की जो व्यवस्था? ये पूरे हमारे राजनांदगांव में है। और जब 1000 से शुरू हुआ तो ये गांव के बैठक से मासिक जमा होके और खुद का लेन देन करके बैंक से लोन लेके, तो बैंक की प्रक्रिया हमारे समूह की प्रक्रिया एक है। अच्छा। बैंक में जो लेन देन है वो अरबों खरबों में है, हमारे में अब लाखों में है, इस टाइप के है। और ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन आया हमारा 2012-13 में शुरू हुआ। इस योजना, इससे पहले 2 योजनाएं चल रही थी, 1-2 में, एक स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार। उस दोनों योजनाएं जब बंद हुई तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन आया, ग्रामीण और शहरी, जो केंद्र शासन की योजना है और बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। आज के तारीख में जो हमारे पुराने समूह थे, उनको भी वहां शामिल करके ट्रेनिंग देके आगे बढ़ाने का काम, उनको रोजगार से जोड़ने का काम। और आज के तारीख में जो लखपति दीदी है, वो समूह से निकल के अच्छा कामकाज करके लखपति दीदी बन चुकी हैं। और कई महिलाएं हैं हमारे जो और बढ़ते क्रम में है और बन रही हैं, आय मतलब लाखों में है, इसीलिए वो लखपति दीदी के इस चिन्हित हुए हैं। कितने गांव में इस प्रकार के लखपति दीदी? ये लगभग छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे लखपति दीदी हैं। अच्छा। जो अपने क्षमता के हिसाब से, घर के सहयोग से। इसमें सरकार का भी कोई सहयोग रहता है कि आप में स्व सहायता? नहीं, सहयोग ये रहता है सरकार का, उनको ट्रेनिंग देना, मार्गदर्शन देना, उनको जो बाधाएं आ रही दूर करना, पर वो अपने बलबूते पर, क्योंकि स्व सहायता समूह का मतलब ही स्वयं के निर्णय से चलने वाला समूह, तो वो खुद निर्णय करती हमको क्या करना है। अच्छा, 2015 में एक आता है क्या, हाथी फूट याम करके, जिसमें आप पौधों का रोपण वगैरह करते हैं, ऐसा एक योजना देखने को मिलता है। क्या है वो योजना? ऐसे वो बीज, जो बीज है, उस बीज को कहीं भी फेंक दिए, वो बीज फूट गया और जग गया, इस टाइप का। अच्छा। वो हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से हम लोग क्या किए, एक बड़े रूप में जहां जहां जमीन है, जहां हम पौधा उगा सकते हैं, तब से लेके अब तक, और ये निरंतर पौधारोपण का कार्यक्रम चलते ही रहेगा। 12 लाख पौधे उस समय आप शुरुआत में बिल्कुल 12 लाख पौधे हुए, आगे जाके 35 लाख हो गया। हो गया। तो इसमें शासन का भी सहयोग था, ऐसे नहीं था करके, पौधा देने में वन विभाग का सहयोग, और सब कोई मिलके, और जो हमारी संस्था थी वो पूरा टीम मिलके, पूरा गांव से लेके, क्लस्टर से लेके, ब्लॉक और जिला की पूरी महिलाएं एक पूरा ताकत लगा दिए थे इस अभियान को पूरा करने के लिए। और ये अभियान रुका नहीं है, ये चलता ही रहेगा और हमेशा चलना ही चाहिए।
क्योंकि पौधा है तभी हम लोग हैं। पहले क्या मतलब हम देखते हैं, मतलब प्राय ऐसा होता है कि पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। जी। कई बार हम मंत्री और कई सारे हमारे अधिकारियों के नाम से भी हम पौधा लगाते हैं, लेकिन आप इतने लाखों में जो पौधा लगाए हैं उसके संरक्षण के लिए कैसा है? आज भी वो पौधा जीवित है कैसे? पौधा लगाना अलग बात है जी। और पौधे को बचाना अलग बचाना है। बात है। हम 10 पौधे की जगह 2 ही पौधा लगाएं और पौधे को पेड़ बनाएं, जी वहां तक का हमारा है काम। जी जी गांव की जो महिलाएं हैं वो उनकी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि वो पौधे को लगाना, उनको देखना, पानी देना, पशुओं से बचाना जिम्मेदारी रहती है। तो हम सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि हम जितना बचा सकते उतना ही लगाएं, हम आंकड़े के ऊपर ना जाएं, ये ध्यान में रखते हैं हम। आप जानते हो कि बहुत सारे हमारे ऊपर गुलामी है, जातिवाद है, वर्ग है, धार्मिक गुलामी, तमाम चीजें। एक और गुलामी हम जो देखते हैं कि पुरुषवाद की गुलामी है। जब आप छोटे रहते हैं तो आप पिता के संरक्षण में रहते हैं, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में चले जाते हैं, उसके बाद आप पुत्र के संरक्षण में चले जाते हैं जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं। तो ये जो पुरुषवाद की जो गुलामी है, आपकी स्व सहायता जो समूह है, ये इस प्रकार के जो पुरुष जो सत्ता है, उसके बीच से आप लोग कैसे घरों से निकलते हैं और ये जो व्यवस्था है, उसको तोड़ने के लिए आप कुछ कोई अभियान या कोई काम ऐसा कुछ कर पा रही हैं? स्व सहायता समूह, आप बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं। जो चला आ रहा था या चल रहा है, अभी भी हम ये नहीं कहेंगे पूरा खत्म हो गया है। हुँ। कहीं न कहीं अभी भी है थोड़ा बहुत, और है वो नहीं के बराबर ही कहेंगे। जब महिलाएं घर तक थी, पुरुष भाई बाहर काम करते थे, तो उनका वर्चस्व ज्यादा था, उनका दबाव था, महिलाएं बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वो 4 जगह बैठ नहीं उठ पा रहे थे। पर समूह में जुड़ने के बाद जब बैठना उठना शुरू की, बैठक में आना शुरू की, बाहर निकली, खुल के ऑफिसों में जाना शुरू की, बैंकों में जाना शुरू की, तो सबको लगा कि हमारा अधिकार क्या है, पहचानने लगी, जानने लगी, सबका सोच विचार मिला। और ये विचार है जो घर को स्थिति को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, अपने गांव को मजबूत करने के लिए है। तो हमारे बहुत सारे जो पुरुष भाई हैं वो समझने भी लगे हैं इसमें, कुछ ही आनाकानी करने लगे, बाद में तो वो सब भी कुछ आपके आप कामों में सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर इसलिए सहयोग करने लगे कि जब पहले पैसे की जरूरत थी तो सेठ साहूकार के जी। पास जाते थे, 5-10% में पैसा लाते थे। पर जब समूह बना तो खुद के पैसे को 1.5%, 2% में लेना, ब्याज आ रहा है तो खुद समूह में आ रहा है, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। तो हमारे पुरुष भाई को भी लगा कि हर एक क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में पैसे की जरूरत पड़ी तो महिला स्व सहायता समूह से लिए, ट्रैक्टर खरीदना है तो महिला स्व सहायता समूह से लिए, रोजगार करना है तो महिला स्व सहायता समूह से पैसा निकाल रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। और बस अगर 2 पहिया है, एक पुरुष और एक महिला, दोनों बराबर है तभी जिंदगी की गाड़ी चलती है, और एक ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा डगमगाने लगता है। तो आज भाई समझने लगे हैं, साथ देने लगे हैं, साथ दे रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ तक के अच्छा से काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे पीछे रह के वो लोग, उनका साथ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मतलब बहुत पुराना प्रथा है, टोनी प्रथा, आप जानते हो। किसी भी महिला को, चाहे वो विधवा हो, चाहे थोड़ा से सक्षम हो, तो हमारे यहाँ पर एक है कि वो टोनी है ऐसा ऐसा करके, और उस महिला को मार दिया जाता है। आप लोगों की स्व सहायता समूह इस प्रकार की जो क्रूर प्रथा है, उसके उन्मूलन के लिए कोई काम इस प्रकार से शुरुआत किए हैं आप? ये 2-3 में ही शुरुआत हुई थी। जी। एक हमारे एसपी थे चौबे जी अच्छा। सर, हाँ। उनका नाम इसलिए आ रहे हैं, सम्माननीय है, आज तो नहीं है। पर ये टोनी प्रथा के ऊपर एक टीम बनाए थे पूरा जिले में, अच्छा। जहाँ हम लोग भी शामिल थे। हम्म। और जब हमारा स्व सहायता समूह की बैठक होती थी, हम्म। तो गांव की महिलाएं, एक आजू बाजू की महिलाएं 10-12 उस समूह में जुड़ी हुई हैं, वो आती तो इस पे भी चर्चा होता था, अच्छा। और अभी भी होता है। ऐसे कुछ भी नहीं है, वो भी महिलाएं हैं, पर कहीं कहीं भ्रम है, कहीं अंधविश्वास है, उसके चलते किसी को चिन्हित कर देना, किसी को बोलना, ये धीरे धीरे होके बहुत कम, नहीं नहीं के बराबर है। कहीं नजर आता होगा, दिखता होगा, पर हमारे आजू बाजू में ऐसे कुछ भी नहीं है। सब महिलाएं हैं, सबको एक साथ लेना, जगाना, समझाना। शासन से जितनी हमारी संचालित योजना है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो,
या नारी सम्मान नारी स्वाभिमान की बात करें, या पढ़ना बढ़ना की बात करें, साक्षरता की बात करें, ग्राम सभा में जाने की बात करें, तो सब महिलाएं एक साथ होकर आज अपना उपस्थिति भी दर्ज करा रही हैं। और ये जो प्रथाएं हैं, नहीं मालूम कहाँ से आया कैसे आया, पर चल रहा था, उसमें महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी। हाँ। पर अभी कहीं कहीं सुनने को कभी मिल जाता है, पर ऐसे कुछ नहीं है, और हमारे आजू बाजू में तो बिल्कुल नहीं है अभी। इस दौरान आप महिला शिक्षा को लेकर, जैसा आप साक्षरता की बात कर रहे हैं, तो महिला शिक्षा को लेकर खासकर जो उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए आपके सहायता समूह के द्वारा कोई काम काज ऐसे गिनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हमारे जीवन में शिक्षा की जो भूमिका है, जो महत्व है, जी। वो अमूल्य है, हाँ। कोई खरीद नहीं सकते। बिल्कुल। और मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं जो हालात परिस्थिति से पढ़ाई की, मेरे समय उस समय दो अभिशाप थे, एक गरीबी और एक ऊपर नीचे भेदभाव का। भेदभाव, उस हालात में मैं जातिवाद था उस समय। जातिवाद था उस समय, मैं कैसे वहां तक पढ़ी ये मैं जानती हूँ। जब कोरोना आया तब मेरे को वो बचपना याद आता था। अंतर बस उतना ही था कि कोरोना में भी परिवार वाले छू नहीं पा रहे थे, और उस समय मेरे को बचपन में मेरे परिवार वाले सपोर्ट करके रखे थे। बहुत संघर्ष के बाद पढ़ाई की थी, और उसी समय से मन में ठान के रखी थी कि मैं महिलाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा दूंगी। मैं जिस जाति से हूँ, मेरे को गर्व है कि सावित्रीबाई फुले हैं, जो हमारे को हम महिलाओं को उन्हीं के कारण हम लोग पढ़ाई कर पाए हैं, आगे बढ़े हैं। और जो अन्य समाज की हमारी महिला बेटियां थी, तो उनके जो बुजुर्ग थे काका थे, चाचा थे, भाभी थी, उनको बोलती थी जब मेरे बाबू कुछ भी नहीं है पढ़ा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते। कईयों बेटियों को प्रोत्साहित की। समूह में जुड़ने के बाद एक मास्टर ट्रेनर्स होने के नाते समूह की महिलाओं को पढ़ाना सिखाई, साक्षरता में हिस्सेदारी निभाई, वहां सिखाई। पढ़ना बढ़ना में मैं अपने समूह की महिलाओं को ज्यादा नहीं तो कम से कम जिस दवाई को खिला रहे हैं उसका तारीख देखना, जहाँ जा रहे हैं वो बस का नाम देखना, अपने हमारे माता पिता हमारा नाम रखे, हम अपने बेटी बेटे के नाम रखे, उसको तो देख सके, पढ़ सके, सिखा सके। क्या पढ़ रहे हैं उसको उतना तो हम तैयार कर चुके हैं एक मास्टर ट्रेनर से होने के नाते। और एक अहम भूमिका और निभाए कि जो 8वीं पढ़ी थी उसको 10वीं में ओपन में परीक्षा में, 12वीं में कॉलेज में, और कई हमारी जो मितानिन बहनें हैं वो पढ़ के केवल मितानिन थी, आज नर्स बनी हुई है। तो मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर की भी पढ़ाई उत्तर उन्होंने की हासिल पढ़ाई हुई है और अभी भी कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा इसमें शिक्षा में बदलाव, क्योंकि हम शिक्षित रहेंगे तभी ये सब काम पूरा कर पाएंगे। पहले गांव में क्या है कि शौचालय नहीं हुआ करता। जी 2018 का रिकॉर्ड देख रहा था मैं कि लगभग 64 गांव में आपने शौचालय का, आपके जो स्व सहायता समूह ने शौचालय का निर्माण करवाया। जी ये कैसे संभव हो पाया? लोग तो पहले क्या होता था कि तालाब की तरफ जाते थे, है बिल्कुल। ना? अब इस जो नई क्रांति, मतलब शौचालय के रूप में गांव में जो नई क्रांति आप लोगों ने लाई, तो इसको कैसे आपने लोगों को कैसे कन्विंस किया, कैसे घरों में शौचालय का निर्माण करवाया? काफी विरोध भी हुआ होगा, बहुत ज्यादा कैसी रही होगी वो कहानी, आप बताइए। बहुत ज्यादा बहुत संघर्षशील थी। और वो उस समय का जो माहौल था, ये जब राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन शुरू हुआ तो उस समय यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा, किशोरी बेटियों के ऊपर, माहवारी के ऊपर। और उसी के दौरान जब ये राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन शुरू हुआ तो यूनिसेफ की तरफ से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली भेजे थे 2011 में वहाँ। अच्छा। तो वहां जब भेजे तो एक पूरा राज्य के हुआ, उसके बाद ये आया। और जो 64 गांव की बात चल रही थी, उस गांव में जाना, उस घरों में जाना, उनको समझाना बहुत ही एक ताकत लगाने वाला काम था। पर बात ही ये थी कि वो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई थी, समूह में बैठक करके, और उस समय उनके घर के पुरुषों को भी बैठक में शामिल करके, जो आदि अंत से जो बाहर में शौच बैठने वाली जो प्रथा थी उसको तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष किए। उदाहरण के तौर पे यही बोलते थे कि आप शादी में खर्चा कर रहे हो, घर में इतना ऐशो आराम से कर रहे हो, उनको टीवी की सुविधा है, सोना चांदी पहना रहे हो, पर घर में एक शौचालय नहीं है।
शौचालय रहने से नफा नुकसान का भी उनको दर्शाए बताए कि बाहर में जाने से अनेक बीमारियां जो आ रही हैं, भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें 80-90% पानी है जो जमीन में चला गया, 5-10% मल है वो हवा में उड़ गया या बरसात में जानवरों के पैर में आ गया, और उससे जो बीमारियां हमारी किशोरी बेटियों को जो बैठे हैं संडास, वहां जमीन में उनकी जो शरीर का जो अंतराल है वो बहुत कम है, उसके माध्यम से इंजेक्शंस फैलते हैं। ये सब बता के, और खाली बनाना महत्वपूर्ण नहीं था, बनवा के उनको उपयोग करवाना महत्वपूर्ण था। बहुत सारे बुजुर्ग थे, वो बोलते हम यही घर में खा रहे हैं, घर में ही संडास करेंगे, ये बातें भी आ रही थी। तो धीरे धीरे समझाइश देके वो जो हमारे 64 गांव हैं, जो आज भी एक मिसाल के तौर पे है, जो बनाए हैं और बना के उपयोग कर रहे हैं, अपने पैसे से बनाए हैं, अपना उपयोग किए हैं। फिर शासन की तरफ से भी नहीं आया, नहीं थोड़ा सा सहयोग आया, रिपेयरिंग के लिए आया, बनाए। पर आज भी हमारा यही है संदेश है, सबसे संदेश है इस चैनल के माध्यम से, जो बनाए हैं उनका उपयोग करें, रिपेयरिंग करें। हमारा महत्वपूर्ण जो जीवन का हिस्सा है, रोजमर्रा के दिनचर्या का निपटारा है, वो शौचालय से है। तो शौचालय का बराबर उपयोग करते रहें, अगर खराब होता है तो खुद पैसे से लगाएं, ना कि शासन के पैसे का बाढ़ जो है। ये पूरे समाज में एक बड़ा कोड़ जैसा रहता है वेश्यावृत्ति। आप जब इस प्रकार के कामकाज को कर रहे हैं, जो घरेलू हिंसा की बात जो हम करते हैं, घरेलू हिंसा तो एक किनारे लग जाती है, लेकिन एक सामाजिक हिंसा के रूप में जो वेश्यावृत्ति का जो चलन है बहुत सारे जगहों पे, उसके निर्मूलन के लिए आप लोगों ने कभी कोई कदम उठाया, या आप कहीं कुछ ऐसा देख पा रही कि उसके उन्मूलन के लिए कुछ हो पा रहा है? गांव में तो बहुत कम है जी बड़े बड़े शहरों में आज भी कहीं ना कहीं छूट छाट है। जी जी है ना, तो गांव में इसका तो कहीं भी ऐसे नजर नहीं आता नहीं है। आता। आदिवासी क्षेत्रों में? आदिवासी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। थोड़ा बहुत तो है भी, तो वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा। दिखाई भी लेकिन नहीं शहरों देता, में ज्यादा है। शहरों में ज्यादा है। अच्छा। इसका बड़े बड़े शहरों में ज्यादा है, और शहर में इसलिए भी ज्यादा है कि वहां तक का शायद हमारी पहुंच नहीं है, बोले हमारी टीम का, हाँ है ना, और पहुंच भी है तो शायद हम लोग, जहाँ आपके संगठन है, हाँ वहाँ वहाँ तो हम नहीं लोग नहीं देख कर पाते हैं। घरेलू हिंसा की और जो शासन के संचालित जो योजनाएं अभी चल रही है, अभी घरेलू शाखा हिंसा में एक चीज और भी है, जैसे कि पुरुष के द्वारा मारपीट और दहेज उत्पीड़न, बहुत सारी चीजें जो है, अब तो दहेज उत्पीड़न की मामला बहुत मतलब कम रह गया है। कैसे अभी भी समाज में है दहेज उत्पीड़न का मामला? नहीं, महिला हिंसा के मामला, तलाक के मामला बहुत बढ़ रहे हैं। ये सबको आप जोड़ के कैसे देखते हैं पूरा? समूह की बैठक जब होती है, या समिति या सोसाइटी की जब बैठक होती है, जहां महिलाएं संचालित कर रही हैं, महिलाएं वहां नेतृत्व कर रही हैं, तो बैठक केवल एक मुद्दे पे नहीं होता है, ये सभी मुद्दों पे चर्चा होती है। जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें चर्चा होती है, और उस चर्चा का निपटारा करने के लिए उससे जुड़ी हुई सभी महिलाएं हैं, वो अहम भूमिका निभा रही हैं। वो चाहती हैं कि हम सुरक्षित है तो हमारी महिलाएं भी सुरक्षित है। शासन की ओर से विशाखा समिति संचालित है, विभागों में है, बैंकों में है, उसके अलावा रोजगार गारंटी के जो है वहां भी है। पर गांव की महिलाओं के समूह में जब बैठक होती है, गांव स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर, ग्राम संगठन में, तो ये चर्चाएं होती है, और प्रयास ये रहता है कि ये वहीं के वहीं समझाइश दे के, एक दूसरे को बुला के समझाइश दे के इसका निराकरण कर दिया जाए, ताकि उनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। नहीं तो थोड़े से के लिए घर में, परिवार में, और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर जाता है, जो हमारे आज की भावी पीढ़ी है। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि अपने समाज को, अपने गांव को, और हम समाज केवल महिला समाज की बात कर रहे हैं। महिला ये जो जितना काम है या जितना हो रहा है, वो महिला समाज के ही ऊपर काम करते हैं, किशोरियों बेटियों के ऊपर काम करते हैं, और इसमें हमारे पुरुष भाई का भी अहम भूमिका है, भागीदारी रहता है इसमें। जैसे जैसे मोबाइल आ गया है, अब एआई भी आने वाला है, मतलब जो जानकारी हम माता पिता से पूछते थे, गुरुजनों से पूछते थे,
अब लोग मोबाइल के गूगल में जाके पूछ रहे हैं और वो सारी जानकारियाँ हमको क्या बोलते हैं, दे रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय पे जिस प्रकार से महिलाएं एवरेस्ट में जा रही है, अभी आपने देखा क्रिकेट में विश्व कप जीत के आई है, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे जी, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, हमारे जिले में अभी एसपी जो आई है वो महिला है, महिला जी, राष्ट्रपति देखिए महिला बिल्कुल, है, महिलाएँ। सब जगह महिलाएं हैं। जी, जी। उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि आज भी महिलाओं को जो जद्दोजहद करना पड़ता है इस व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था में, जिसको हम कुछ हद तक सामंती व्यवस्था बोलते हैं, कुछ हद तक पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं, उपभोक्तावादी जो व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं से महिलाओं को किस प्रकार, मतलब क्या इतने दिन के अनुभव में आपको क्या लगता है कि कैसे बाहर आए और कैसे मतलब पूरा पुरुष प्रधान इस समाज में खड़े होके वो काम कर रहे हैं? क्या चुनौतियाँ हर समय आपका पीछा करते रहे? चुनौतियाँ तो ज़िंदगी का नाम ही चुनौती जी, है। जी। बिना संघर्ष का आगे नहीं होता। जी, ये जी। जो जीवन है या घर गृहस्थी का जीवन करे तो तपस्या है, सेवा है, संघर्ष है जी, जी। और यही से बीच में रह के ही करना हुँ, पड़ता है। तो जो मेरा अनुभव है, वो अनुभव एक महिला अगर पुरुष की तुलना करे, आप भी पुरुष हो, तब भी बोलूँगी कि जितना महिलाओं के पास में त्याग, सेवा, जी। तपस्या है, हुँ, उतना शायद पुरुषों के पास नहीं है। नहीं। महिलाएँ जब सुबह घर में काम करती रहती हैं, तो उनका ध्यान सबकी तरफ रहता है, बच्चों की हुँ, तरफ भी, पति की तरफ भी, समय में खाना देना है, समय में बच्चों को तैयार करना है, भेजना है, चाहे वो कामकाजी खेत जाने वाली महिलाएँ हों या तो ड्यूटी करने वाली महिलाएँ हों, उसको पूरा करके ड्यूटी के भी समय में जाना है। और ये जो आज के तारीख में जो मोबाइल का ज़माना है और ये बच्चे उस लाइन में हैं, उनकी माँग भी है, पढ़ाई भी करना है, पर घर में बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठना, उनके जीवन को अनुभव लेना, हम माँ-बाप का भी फर्ज बनता है बच्चों को समय देना, व्यावहारिक ज्ञान देना। डिग्रियाँ आ रही हैं, पर कहीं न कहीं जो संस्कार है, वो थोड़ा-सा पीछे जा रहा है। तो जी। उस संस्कार को बनाए रखने के लिए पूरा परिवार को इकट्ठा होना, आज एकल परिवार को बढ़ावा मिल रहा है, एक कारण वो भी है। संयुक्त परिवार में ये सब जो दरारें हैं, वो आप ही आप ऐसे भर जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। महिलाओं को पहले वोट का अधिकार नहीं था, फिर उसको वोट का अधिकार मिला और संविधान में उसको संपत्ति का अधिकार भी मिला। और अब आप जो नया एसआईआर आ रहा है, मतलब जो मतदाता पुनरीक्षण, एक नए ढंग से फिर से सभी अभी 4 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो गया कि मतदाता पुनरीक्षण किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस मतदाता पुनरीक्षण का पूरे महिला वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? महिला तो सृष्टि की सृजनहार है। जी। महिलाओं का विकास रहेगा तभी जिला, राज्य और देश का विकास होगा। अगर महिलाएं अलग हो गई तो सपने भी नहीं सोच सकते कि विकास होगा, आपको क्योंकि लगता है वोट के अधिकार से महिलाओं को भी एक बड़ा अधिकार मिला? मिलना चाहिए। वोट का अधिकार जो हमारे संविधान निर्माता है बाबा साहेब जी, आम्बेडकर, जी। वो एक वोट का अधिकार दे के हमको सबसे बड़ा अधिकार दिए हैं। हमारी अहम भूमिका वहाँ है, हम एक वोट दे रहे हैं। हम महिलाओं को नहीं, सबको एक वोट का अधिकार है और ये वोट से ही हम अपने आने वाले नेताओं को चुन रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं और कहीं भी वोट का हो। हम तो चाहते हैं कि ये जो है वो हमेशा ये रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि जब एक लड़की घर में आती है या लड़का घर में जन्म लेता है, तो अ, प्राय ये देखने को आता है कि जो लड़के का पालन पोषण और उनके साथ प्यार दुलार बहुत अच्छा रहता है, लड़कियों के प्रति कुछ अलग नजरिया रहता है। हुँ। अभी आप इतने सालों में जो आप समाज में काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो दर्जा है वो पुरुष के बराबर है, या अभी भी महिलाओं को संघर्ष करने की जरूरत है, क्या है? अ, संघर्ष तो हमेशा कर रही हैं जी, समाज के लिए, जी, परिवार के जी। लिए और अभी भी कहीं न कहीं है। पर मेरा जो अनुभव है, जिस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ बेटी-बेटा का जो ये है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कभी भ्रूण में दिखावा नहीं करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ।
कि हमको बेटी है या बेटा है उसका कोई रिपोर्ट नहीं निकालते हैं। ये जो है वो ज्यादा पढ़े लिखों में आने लग गया है। अच्छा। ये उल्टा महसूस हो रहा है अभी, जबकि ये नहीं होना चाहिए। गांव में बेटा रहे बेटी रहे, थोड़ा बहुत रहता है, उनको नहीं रहता ये नहीं कहूंगी, फर्क तो है, थोड़ा बहुत तो है, लैंगिक अंतर हाँ, है। बाकी पूरा भर गया ये नहीं कहेंगे। पर जब वही बेटी बड़े होके अपने माँ बाप को, अपने ससुराल को, दोनों पक्ष को देख रही, उस दिन शायद उनको अनुभव भी होता है, काश ये मेरी बेटी अगर नहीं रहती, मैं इसको धुतकार रही थी, इसको बोल रही थी, बहू को चिल्ला रही थी कि बेटी बेटी आ रही करके। पर उसको उस दिन गर्व होता है जब वो बेटी पूरा काम करके अपना तैयार होके उस दादी दादा को, उस माँ बाप को पालने लग जाती है। तब बेटे हैं विदेश में हैं, आज भी कई ऐसे माँ बाप हैं जो अनाथ आश्रम में पल रहे हैं, वहीं उनकी पूरी संपत्ति है, उनके संपत्ति से वो जो बेटा है वो विदेश में पढ़ाई किया, गया, नौकरी कर रहा है, पर माँ बाप को रखने के लिए उनके पास घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आंसू भी बहा रहे हैं। एक समाज सेविका होने के नाते बहुत दुख भी होता है, दर्द भी होता है उस माँ बाप को जब अनाथ आश्रम में देखो, तब उनके आंख से आंसू बहते रहते हैं, जिनके लिए वो पूरा जीवन समर्पित थे उनके उस ऊंचाई में, उस पोजीशन में लाने के लिए। तो वैसे बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल उनके भी बच्चे हैं। हमारे एक छत्तीसगढ़ में कहावत है, बारी बारी वाला काम, तो वो अपने बच्चों को ना दिखाए, अपने माँ बाप को तकलीफ ना दे, ताकि वो बच्चे भी बोले कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप का सेवा किए, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं अपने माँ बाप का सेवा करूं। आपको और क्या लगता है कि जो इन तमाम काम काज को आप कर रही हैं, तो इसको आप और बेहतर ढंग से कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपकी कोई शिकायत हो, या आप चाहते हैं कि इस पूरे कामकाज के जामा को, खासकर जो महिला सशक्तिकरण है, या अधिकार की बात है, या रोजगार की बात है, या लैंगिक अंतर की बात है, या आर्थिक मजबूती की बात है, आप कई दशकों से ये कामकाज कर रही है, आपको क्या लगता है कि और बेहतर ढंग से हम कैसे कर पाएंगे इसको, या कहाँ आपको रुकावटें आ रही हैं? कोई काम करने के लिए कोई रुकावटें नहीं है, अगर हम ठान ले अपनी मंजिल। बाधाएं बहुत आती, कोई भी काम करे बहुत सारी बाधाएं आती है, पर अगर हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचना है, आजू बाजू में क्या हो रहा है या ना देखें। हमारे आने वाली पीढ़ी में बेटियों के लिए भी हम यही कहेंगे, बाधाएं आएंगी, जीवन में संघर्ष आएगा, पर उसको आप ताकत बना ले, अपना लक्ष्य बना ले कि मेरे को ये काम करना है तो मैं करूंगी। हर परिस्थिति से जूझते हुए, लड़ते हुए उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे हम लोग। शुक्रिया दक्षिण कौशल से महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। आप मधुलिका रामटेके जी को सुन रहे थे, और ये नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ की एक नामी हस्ती हैं ये, और आपने इनकी बेबाकी देखी हमारे चैनल के माध्यम से, और इन्होंने महिला सशक्तिकरण, रोजगार, और जो क्लस्टर सिस्टम है गांव में, शौचालय का निर्माण इन्होंने कैसा किया, छोटे छोटे काम किस प्रकार इन्होंने, जो पेड़ लगे हैं उसके संरक्षण और उसको बड़े होने के लिए जो काम, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, तमाम ऐसे छोटे छोटे काम जिसमें महिलाएं सशक्त हो, उस दिशा में इनका एक उल्लेखनीय काम है समाज में। और आप हमारे पद्मश्री कुलवासन के साथ भी काम करती हैं, और ये ऐसी महिलाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन कर रही है। तो इसी प्रकार के तमाम जो शख्सियत है उनसे हम रूबरू होते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको यह बातचीत अच्छा लगता है तो आप दक्षिण कौशल यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे, ताकि इस प्रकार की तमाम वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहे। शुक्रिया।